नमस्ते फ्रेंड। आज हम लोग जानेंगे 65 क्वेश्चन के बारे में। तो ये जो डिप्लोमा कोर्स होता है प्रयाग संगीत समिति जो उत्तर प्रदेश में, वही जानेंगे। लिखेंगे और फिर यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में हम जानेंगे। तो अगर देखेंगे तो अगर यहाँ पर पहला क्वेश्चन इस साइड लेते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि पहले सिर्फ यहाँ पर देना होगा हाँ या ना में क्वेश्चन देना होगा। तो एक तरीके से यहाँ नोट लिख देते हैं, यहाँ नोट जो कि हाँ या ना में देना होगा। तो निम्नलिखित यहाँ पर ये लिख देते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में दीजिए। हाँ या ना में दीजिए। तो जो क्वेश्चन होगा यहाँ पर लगभग 10 के आसपास क्वेश्चन होंगे, तो उसी में देना है हाँ या ना में। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर है संगीत में गान वादन और नृत्य का समावेश है। संगीत में गायन वादन नृत्य का समावेश है। तो ये क्या लगता है, इसका आंसर हाँ या होगा या ना होगा? तो इसका आंसर देखेंगे तो इसका तीनों चीज़ संगीत में समावेश है, तो इसका मतलब हाँ हो गया आंसर। फिर उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत में दो संगीत पद्धतियाँ प्रचलित है। दो संगीत पद्धतियाँ प्रचलित है। दो पद्धति प्रचलित है या नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा? तो उत्तरी संगीत और दक्षिणी संगीत पद्धति। तो इसका मतलब देखेंगे तो दो पद्धति पर मौजूद है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। तो इस प्रकार से आंसर देना है। अब थर्ड है प्रथम संगीत पद्धति प्रथम संगीत पद्धति का नाम हिंदुस्तानी या उत्तरी संगीत पद्धति उत्तरी संगीत पद्धति और दूसरी का नाम कर्नाटकी या दक्षिणी संगीत पद्धति है। दक्षिणी संगीत पद्धति है। तो ये आंसर सही है, हाँ में होगा या ना में होगा? तो इसका आंसर क्या चीज़ में होगा? तो दो संगीत पद्धति है, उत्तरी संगीत पद्धति, दक्षिणी संगीत पद्धति। उत्तरी संगीत पद्धति को हिंदुस्तानी संगीत कहते हैं, जिसमें उत्तर भारत के जितने भी राज्य वे सभी शामिल है, और कर्नाटकी संगीत या दक्षिणी संगीत पद्धति दूसरी है। तो इसका भी उत्तर देखेंगे तो इसका उत्तर हाँ में होगा। फिर उसके बाद देखते हैं चौथा क्वेश्चन। तो इसमें लिखा हुआ हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में मुख्य दो लिपियाँ मान्य हैं। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में मुख्य दो स्वर लिपियाँ मान्य है। तो इसका आंसर क्या होगा? दो लिपियाँ मान्य है, तो देखेंगे तो इसका आंसर भी हाँ होगा। दो स्वर लिपियाँ मान्य है हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में। विष्णु दिगंबर एक पद्धति है स्वर लिपियाँ उनका और भातखंडे का। तो अब फिर ये क्वेश्चन भी हाँ में उत्तर हुआ। सभी हाँ में नहीं है, कुछ कुछ ना में भी आंसर आएगा, जो भी हम देखेंगे। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें है कि पहली स्वर लिपि पद्धति का नाम। तो ये तो बता ही देते हैं कि पहली स्वर लिपि का नाम, मतलब पहली स्वर पद्धति
पहली स्वर लिपि पद्धति का नाम विष्णु दिगंबर पलुस्कर स्वर लिपि और दूसरी का नाम भातखंडे स्वर लिपि है। भातखंडे स्वर लिपि है। तो इसका आंसर हाँ या होगा ना। तो ये बता चुके हैं कि दोनों है, एक विष्णु दिगंबर पलुस्कर स्वर लिपि और दूसरी भातखंडे स्वर लिपि। तो इसका आंसर भी देखेंगे तो इसका आंसर भी हाँ में होगा। 5 क्वेश्चन हो गया। फिर उसके बाद देखेंगे 6th क्वेश्चन। तो इसमें है कि भातखंडे स्वर लिपि में साम के लिए ऐसा क्रॉस का साइन और खाली, वो इधर से होना चाहिए था खाली, ये देख लीजिएगा, खाली के लिए शून्य चिन्ह लगाते हैं। तो इसका क्या होगा, ऐसा हम लगाते हैं कि नहीं। तो हम लोग जो पढ़ते हैं वह यही चीज़ पढ़ते हैं। तो इसका आंसर भी देखेंगे। तो ये पहली ताली के लिए सम के लिए हम ऐसा साइन लगाते हैं और खाली रहता है तो ऐसा साइन लगाते हैं। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर भी हम लोग हाँ में देंगे। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है। तो इसमें देखेंगे तो इस क्वेश्चन में इस प्रकार से लिखा कि भातखंडे स्वर लिपि में कोमल स्वर चिन्ह के लिए भातखंडे स्वर लिपि में कोमल स्वर चिन्ह के लिए स्वर के नीचे हम खड़ी पाई लगाते हैं। मतलब स्वर के नीचे परी रेखा जैसे ग और तीव्र चिन्ह के लिए स्वर के ऊपर खड़ी रेखा, तीव्र चिन्ह के लिए स्वर के ऊपर खड़ी रेखा जैसे म के हम ऊपर अगर ऐसे लगा देते तो वह तीव्र स्वर हो जाता है, लगाते हैं इस प्रकार से। तो ऐसा तो हम लगाते हैं। भातखंडे स्वर लिपि ही जनरली हम लोग हमेशा पढ़ते हैं। अगर जो हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में अधिकतर यही प्रचलित है, तो इसका भी उत्तर हाँ होगा। कोमल स्वर लगाना होता तो हम नीचे इस प्रकार से लगा देते हैं, और अगर तीव्र स्वर लगाना होता तो ऐसे, जैसे म पर यहाँ पर लगाए हुए हैं कहीं, तीव्र स्वर के लिए म के ऊपर ऐसा लगाते, तो इसका भी आंसर हाँ हो गया। अब 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन में इस प्रकार है कि भातखंडे स्वर लिपि में भातखंडे स्वर लिपि में तार सप्तक के लिए स्वर के ऊपर बिंदु, भातखंडे स्वर लिपि में तार सप्तक के लिए स्वर के ऊपर बिंदु और मंद्र सप्तक के लिए स्वर के नीचे बिंदु लगाते हैं। तो ये भी सिंपल है, क्या हम लगाते हैं कि नहीं। अगर तार सप्तक का हो तो उसके ऊपर हम जैसे सा लिखते हैं तो उसके ऊपर बिंदु लगा देते हैं, और मंद्र सप्तक का हो तो नीचे हम लगा देते हैं बिंदु। तो इस प्रकार के यहाँ भी आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका भी हम उत्तर दे सकते हैं
हाँ। अब नौवां क्वेश्चन है, नौवां क्वेश्चन में यहाँ पर है कि भातखंडे स्वर लिपि में मींड के लिए ऐसा अर्ध चंद्राकार यह चिन्ह लगाते हैं। जब मींड करना होता है तो हम ऐसा साइन नहीं लगाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं, मींड के लिए हम इस तरह के साइन हम नहीं बनाते हैं। और फिर उसके बाद अब 10वां क्वेश्चन है, इसमें है भातखंडे स्वर लिपि मींड के लिए यह चिन्ह लगाते हैं, तो इसका आंसर नहीं होगा। तो कैसा, हम दो स्वर चिन्ह जब होता है तो हम ऐसा साइन लगाते हैं, तो आगे शायद वही क्वेश्चन होगा। तो यही है कि भातखंडे स्वर लिपि में एक मात्रा में दो स्वर के लिए हम दो स्वर अगर हो तो उसके लिए ऐसा यह चिन्ह लगाते हैं। अगर दो स्वर हो तो हम ऐसा साइन लगाते हैं, तो इसका भी आंसर देखेंगे तो इसका आंसर हाँ में हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखेंगे तो यह 10 क्वेश्चन था, 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन, जो कि हाँ या ना में आंसर देना था। अब हम आगे की क्वेश्चन इस प्रकार से दिखा हुआ है 4, मतलब अब यहाँ पर नोट्स में फिर यहाँ पर दे देते हैं। अब यहाँ से है कि निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए हैं, उनमें से सही उत्तर चुनिए। उनमें से सही उत्तर चुनिए। 4 क्वेश्चन मतलब 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से हम लोगों को सही क्वेश्चन चुनना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो सही डायरेक्ट आंसर है, यहाँ पर लिखेंगे ऑप्शन 4 बताएंगे, आपको देखना है कि कौन सा सही है, ये चुनना है। तो हम जैसे लिखते हैं यहाँ पर 11वां क्वेश्चन है कि नाद किसे कहते हैं? नाद किसे कहते हैं? तो हम ऑप्शन सिर्फ बोल देते पता। सबसे पहला ऑप्शन है किसी भी ध्वनि को नाद कहते हैं, क्या यह सही है? सेकेंड है मधुर ध्वनि को नाद कहते हैं। उसके बाद है संगीत प्रयोगी मधुर ध्वनि को नाद कहते हैं, ये सही है। या तीव्र ध्वनि को नाद कहते हैं। तो नाद का क्या परिभाषा होता है? तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर ही लिख देते हैं। आंसर इसको हम लिख सकते हैं, जैसे अगर क लिखकर सीधा या इस प्रकार के साइन क ही लिख देते हैं, क वाला सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि को नाद कहते हैं। तो इस प्रकार से देखेंगे तो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन था 4 ऑप्शन में हम इसी को चुने, संगीत उपयोगी जो मधुर ध्वनि होता है उसी को हम नाद कहते हैं। तो इस प्रकार के। अब जैसे 12वां क्वेश्चन है, तो इसमें है कि संगीत का आधार कौन सा नाद है? संगीत का आधार कौन सा नाद है? संगीत कौन सा नाद में उपयोग होता है या कौन सा आधार है? तो ये देखें आहत नाद, अनाहत नाद या दोनों नाद या कोई नाद नहीं। तो इसमें देखेंगे तो जो संगीत हम लोग सुनते हैं या गाना सुनते हैं तो उसमें हम लोग उपयोग करते हैं आहत नाद का। तो इसका आंसर क्या होगा? आहत नाद। 4 ऑप्शन बोले थे तो इसमें से आहत नाद का उपयोग करते हैं। फिर उसके बाद 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर है कि नाद के कितने प्रकार हैं? तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि नाद के कितने प्रकार होते हैं। नाद के कितने प्रकार है?
तो इस प्रकार से देखेंगे तो उत्तर हम नीचे ही साइड लिख देते हैं। तो नाद के प्रकार कितने ऑप्शन है? 1 2 3 4। तो नाद के प्रकार 2 होते, लक्षण 3 होते। तो नाद के कितने प्रकार है? तो आहत नाद और अनाहत नाद। तो नाद के कितने प्रकार है? तो आंसर सीधा लिख देते 2 प्रकार। इस प्रकार से 13वां क्वेश्चन हो गया। अब हम आगे लिखते हैं 14वां क्वेश्चन। अब 14वां क्वेश्चन हम लिखेंगे इस पेज में। तो नया पेज आ गया तो हम इसी में लिखेंगे 14वां क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में जैसे यहाँ पर है 14वां क्वेश्चन, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि नाद की कितनी विशेषताएं या लक्षण माने जाते हैं। नाद की, इस नीचे कर देते थोड़ा, नाद की कितनी या नाद की कितनी विशेषताएं या लक्षण माने जाते हैं। तो अगर ये पढ़ेंगे जब किताब तो यह बहुत ही इजी है। तो नाद की कितनी विशेषताएं, ऑप्शन 1 2 3 4। तो इसमें से आंसर क्या होगा? नाद की 3 विशेषताएं मानी जाती है, 3। तो सीधे आंसर 3 लिख दिए। उसके बाद 15वां क्वेश्चन है। तो इसमें देखेंगे कि संगीत में तार के कंपन को क्या कहते हैं। मान लीजिए अगर संगीत में, जैसे संगीत में तार के कंपन को क्या कहते हैं। संगीत में अगर तार कंपित होती है क्या कहते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं। तो इसका आंसर पहले ऑप्शन देते हैं, आंदोलन, दोलन, ध्वनि या आवृत्ति। तो संगीत में तार जो कंपन होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम आंदोलन कहते हैं, आंदोलन। इस प्रकार से यहाँ पर फिर अब 16वां क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक सप्तक में कितनी श्रुतियाँ मानी जाती हैं। एक सप्तक में कितनी श्रुतियाँ मानी जाती है। कितनी श्रुतियाँ मानी जाती है एक सप्तक में? तो ऑप्शन में है 22 23, मतलब 22 होगा या 24 होगा, 23 होगा, 26 होगा, कितना होगा। तो एक सप्तक में देखेंगे तो टोटल 22 श्रुतियाँ मानी जाती है। तो आंसर क्या होगा? 22 हो जाएगा। अब 17वां क्वेश्चन है कि एक सप्तक में कुल कितने स्वर माने जाते हैं, मतलब है या माने जाते हैं। एक सप्तक में कुल कितने, एक सप्तक में कुल कितने स्वर माने जाते हैं। यहाँ पर भी लिख देते हैं कितना माने जाते हैं। ऑप्शन 7। एक सप्तक में कितने स्वर, कुल स्वर माने जाते हैं। 7 होगा या 10 होगा, 12 होगा या 16 होगा। तो कितना होगा? एक सप्तक में टोटल 12 स्वर माने जाते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं 12 स्वर। उसके बाद 18वां क्वेश्चन है कि एक सप्तक में कितने शुद्ध स्वर माने जाते हैं। एक सप्तक में कुल कितने शुद्ध स्वर माने जाते हैं। तो एक स्वर में कितने शुद्ध स्वर माने जाते हैं। तो इसका देखेंगे ऑप्शन यहाँ पर दे देते हैं 5 7 12 22। तो एक सप्तक में कुल कितने शुद्ध स्वर माने जाते हैं। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा 7। तो यह बहुत ही बेसिक है, इजी ये सब आप पढ़ेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। उसके बाद फिर 18 के बाद 19वां क्वेश्चन हो गया। तो इसमें है एक सप्तक में कुल कितने विकृत स्वर माने जाते हैं। कितने विकृत, एक सप्तक में कुल कितने विकृत स्वर माने जाते हैं। तो विकृत स्वर यानी कि एक सप्तक में टोटल 12 स्वर होते, तो 7 हो गया शुद्ध स्वर। तो विकृत स्वर कितने हो जाएगा। तो ये नाम से पता चल रहा है। और फिर भी ऑप्शन देते हैं 5 7 12 22। एक सप्तक में कुल कितने विकृत स्वर माने जाते हैं। तो आंसर यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो बहुत ही इजी है। फिर उसके बाद यहाँ पर है 20वां क्वेश्चन कि एक सप्तक में कितने कोवल व कितने तीव्र स्वर होते हैं। तो एक सप्तक में
कितने कोमल व तीव्र स्वर माने जाते हैं? कितने तीव्र या विकृत स्वर माने जाते हैं? तो इसका हम यहाँ पर लिख देते हैं, ऑप्शन ही लिख देते हैं। जैसे पहला है 4 कोमल व 1 विकृत स्वर, ये ऑप्शन होगा, या आप जो लिख रहे हैं ये ऑप्शन होगा, बताना है। 4 कोमल व 2 तीव्र स्वर, सॉरी यहाँ पर होगा तीव्र हो जाएगा। 4 कोमल व 1 तीव्र स्वर या 4 कोमल व 2 तीव्र स्वर। फिर उसके बाद ग में है कि 3 कोमल व 2 तीव्र स्वर। घ में हो जाएगा 3 कोमल व 1 या 2 तीव्र स्वर। तो इसमें आंसर चुनना है। तो एक सप्तक में कुल कितने कोमल व तीव्र स्वर माने जाते हैं? तो एक सप्तक में 4 कोमल, केवल म तीव्र है, तो यानी कि 4 कोमल व 1 तीव्र स्वर। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर ये वाला क हो जाएगा। तो इस प्रकार से आंसर। अब 21वां क्वेश्चन है कि कौन कौन से कोमल स्वर, मतलब कौन कौन से स्वर कोमल भी होते हैं? मतलब शुद्ध तो 7 स्वर होते हैं, लेकिन कोमल भी होता है। कौन कौन से स्वर कोमल भी होते हैं? तो 7 में से आप आंसर मतलब पता ही होगा, मतलब कौन कौन से कोमल स्वर मतलब होते हैं। जैसे कोई भी स्वर ले ले, जैसे यहाँ पर इसका भी तो ऐसे जान सकते हैं, डायरेक्ट आंसर लिख देते क्या होता है। कोई भी 4 स्वर, 7 स्वर में से कौन है? तो इसका आंसर होता है सा और प तो खैर अचल स्वर होते हैं और म तीव्र है। बाकी सा, म और प को छोड़कर सभी शुद्ध स्वर है। तो जैसे यहाँ पर रे होते हैं कोमल स्वर, ग कोमल स्वर, सा रे ग म तो तीव्र होता है, और फिर प अचल, उसके बाद सारे ग प, ध कोमल स्वर होते हैं और नी कोमल स्वर होते हैं। तो इस प्रकार से ये चारों कोमल स्वर होते हैं। तो ये 21वां क्वेश्चन था। अब 22वां क्वेश्चन देखेंगे। तो कौन स्वर तीव्र भी होता है? शुद्ध तो होता है, ये साथ में कौन से स्वर तीव्र होता है? तीव्र होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? कौन से स्वर तीव्र होता है? तो यहाँ पर उत्तर लिख देते हैं, केवल म स्वर तीव्र होता है। तो ये म लिख दिए। अब 23वां क्वेश्चन यहाँ पर लिख देते हैं कि कौन कौन से स्वर अचल स्वर होते हैं? अभी तुरंत ही बताए हैं कौन से स्वर अचल होते हैं? कौन कौन से स्वर अचल होते हैं? तो अचल केवल 2 स्वर होता है, जिसका कोई वे उसी जगह पर रहते हैं, उसका कोई विकृत या ये स्वर नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन कौन से अचल स्वर होते हैं? तो सा होता है अचल स्वर, और कौन स्वर होते हैं? सा और प स्वर होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? कौन कौन से अचल स्वर होते हैं? सा और प स्वर। अब उसका 24वां क्वेश्चन यहाँ पर लिख देते हैं कि कुल कितने सप्तक माने जाते हैं? कुल कितने सप्तक माने जाते हैं? तो सप्तक कुल कितना माना जाता है? तो 3 सप्तक माने जाते हैं। तो आंसर कितना हो जाएगा? 3 सप्तक। तो यहाँ पर क लिख कर 3 लिख देते। तो आंसर कितना हो जाएगा? 3। उसके बाद 25वां क्वेश्चन है, इसमें भी बताना है कि तीनों सप्तक के नाम क्या है। क्वेश्चन है कि तीनों सप्तक के नाम क्या है? आपको तीनों सप्तक के नाम बताना है। तीनों सप्तक के नाम क्या है? तो इसमें देखेंगे तो पहला ऑप्शन जैसे लिख देते हैं, क में हो जाएगा कि नीचा, मध्य, ऊंचा, ये आंसर होगा कि नहीं। फिर उसके बाद ख में ऑप्शन है कि मंद्र, मध्य और तार।
अब उसके बाद ग में है ऑप्शन, तीनों सप्तक के नाम बताना है। ग में है कि सप्तक के कुछ नाम नहीं होते, मतलब कुछ नहीं। या घ में है कि षड्ज, मतलब सरज, उसके बाद मध्यम और फिर उसके बाद पंचम। तो इसमें से कौन से आंसर होगा? तो आंसर इसमें से आप जान चुके होंगे, मतलब मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक होते हैं। 25वां क्वेश्चन था। अब उसके बाद 26वां क्वेश्चन है। तो इसमें इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अब राग के बारे में है कि किसी भी राग में कम से कम कितने स्वर होते हैं। किसी भी राग में कम से कम, किसी भी राग में कम से कम कितने स्वर होते हैं? कितने स्वर होते हैं? किसी भी राग में कम से कम कितने स्वर होते हैं? तो इसका आंसर पता होगा। किसी भी राग में कम से कम 4, 5, 6, 7 कितने स्वर होते हैं कम से कम? तो किसी भी राग में कम से कम 5 स्वर होते हैं, तो आंसर 5 हो जाएगा। उसके बाद 27वां क्वेश्चन है कि किसी भी राग में अधिक से अधिक कितने स्वर होते हैं? किसी भी राग में अधिक से अधिक कितने स्वर होते हैं? किसी भी राग में अधिक से अधिक कितने स्वर होते हैं? तो 5 होगा या 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, कितने होगा अधिक से अधिक स्वर? तो इसमें देखेंगे तो किसी भी राग में अधिक से अधिक केवल 7 स्वर होते हैं, किसी भी राग में अधिक से अधिक। अब उसके बाद है कि 28वां क्वेश्चन कि राग की मुख्य जातियाँ होती है। राग की कितनी मुख्य जातियाँ होती है? तो राग की कितनी मुख्य जातियाँ होती हैं? मुख्य जातियाँ होती है। तो इसका कितना होगा राग की मुख्य जातियाँ? तो 1, 2, 3 या 4। तो आंसर किसी भी राग की मुख्य जाति होती है 3, तो आंसर 3 लिख दिया। उसके बाद 29वां क्वेश्चन है कि राग की कुल कितनी जातियाँ हो सकती है? तो राग की कुल कितनी जातियाँ हो सकती है? तो राग की कुल कितनी जातियाँ हो सकती है? तो आंसर यहाँ, मतलब पहले क्वेश्चन बताया थे राग की ऐसे तो नॉर्मली 3 मुख्य जातियाँ होती, लेकिन कुल कितनी जातियाँ हो सकती है? तो 6 होगा या 7 होगा या 8 होगा। तो इस प्रकार से कितने हो सकते हैं? तो 9 जातियाँ हो सकती है। यही तीनों को मिलाकर अगर करेंगे तो राग की मुख्य जातियाँ 9 हो सकती हैं। यानी कि अब उसका 30वां क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पर है कि राग की उत्पत्ति किस थाट से मानी गई है? राग की, इस साइड होना चाहिए, राग की उत्पत्ति किससे मानी गई हो? किससे मानी गई है? राग की उत्पत्ति किससे मानी गई है? तो आंसर हम क्या लिख देंगे? राग की उत्पत्ति पहले ऑप्शन जैसे दे देते हैं, सप्तक से, थाट से, स्वर से या वादी से। जैसे ऑप्शन भी लिख ही देते हैं क में कि सप्तक से, ख में हो जाएगा, थाट से, ग में हो जाएगा, स्वर से, या घ में हो जाएगा वादी से। तो राग की उत्पत्ति किससे मानी गई है? तो राग की उत्पत्ति मानी गई है थाट से। तो आंसर क्या हो जाएगा? मतलब थाट। अब उसके बाद अब नेक्स्ट पेज में आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग जानेंगे। तो 30 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुका था। अब हम आगे जानेंगे 31वां क्वेश्चन। तो 31वां क्वेश्चन यहाँ पर है कि 31 क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि राग के सबसे मुख्य स्वर को क्या कहते हैं? राग के सबसे मुख्य स्वर को क्या कहते हैं? राग के सबसे मुख्य स्वर को क्या कहते हैं?
तो किसी भी राग में जो सबसे मुख्य स्वर होते हैं, ऑप्शन जैसे दे देते हैं यहाँ पर, उसको वादी स्वर कहते हैं, संवादी स्वर, अनुवादी स्वर या विवादी स्वर। तो उसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम वादी स्वर कहते हैं। तो राग के सबसे मुख्य स्वर को क्या कहते हैं? तो वादी स्वर। उसके बाद 32वां क्वेश्चन है कि वादी के बाद राग का कौन सा स्वर मुख्य होता है? वादी के बाद कौन सा स्वर मुख्य होता है? किसी भी अगर राग में वादी स्वर मुख्य होता है, उसके बाद कौन सा स्वर मुख्य होता है? तो इसमें ऑप्शन है वादी स्वर, संवादी स्वर, अनुवादी स्वर, विवादी स्वर। तो वादी के बाद होता है संवादी स्वर मुख्य होता है। तो आंसर क्या होगा? संवादी स्वर। उसके बाद 33वां क्वेश्चन है कि वादी संवादी के अतिरिक्त राग के शेष स्वरों को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर वादी संवादी स्वर के बाद राग में कौन सा शेष स्वर होते हैं या क्या कहते हैं? तो इस प्रकार से क्या होगा, यानी कि वादी संवादी स्वर के बाद राग में कौन सा शेष स्वर होते हैं? तो इसका ऑप्शन यहाँ पर दे देते, अनुवादी स्वर, विवादी स्वर, साधारण स्वर या मृदु स्वर या उह स्वर। तो आंसर क्या होगा, यानी कि हम कह सकते हैं वादी संवादी के बाद कोई भी स्वर मुख्य होता है तो वह होता है अनुवादी स्वर। ये मुख्य स्वर है। अनुवादी स्वर सबसे कम उपयोग होते हैं, वादी संवादी के बाद अनुवादी स्वर होते हैं। विवादी स्वर ये तो आते हैं नहीं। विवादी स्वर किसी भी राग को वह नाश करने के लिए होता है, लेकिन अगर एकदम बहुत ही अच्छे से प्रशिक्षण के बाद, मतलब अभ्यास के बाद विवादी स्वर का यूज कर सकते हैं, लेकिन ये तो बहुत आगे की बात है। अभी थ्योरी थोड़ा जान लेते। वादी संवादी स्वर के बाद राग में कौन सा शेष स्वर होते हैं? तो अनुवादी स्वर शेष होते हैं। 34वां क्वेश्चन है कि राग में न लगने वाले स्वर को क्या कहते हैं? यानी कि राग में न लगने वाले स्वर को क्या कहते हैं? अगर किसी राग में अगर कोई स्वर नहीं लगे तो उसको हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन दे देते हैं यहाँ पर। ऑप्शन में हो जाएगा वर्ज्य स्वर, विकृत स्वर, विवादी स्वर या मात्रा स्वर। ऑप्शन है वर्ज्य स्वर, विकृत स्वर, विवादी स्वर या मात्रा स्वर। तो नहीं लगता है तो हम उसको वर्ज्य स्वर कहते हैं, वर्ज्य स्वर। तो इस प्रकार से राग में न लगने वाले स्वर को वर्ज्य स्वर कहते हैं। 35वां क्वेश्चन है कि राग के दुश्मन स्वर को क्या नाम है? राग के दुश्मन स्वर का नाम क्या है? राग के जो दुश्मन स्वर होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो राग के दुश्मन स्वर को पहले ही बता दिए थे कि अनुवादी होगा, विवादी होगा, संवादी होगा या वादी होगा। तो विवादी स्वर जो विवाद करने में खड़ा करते हैं तो हम उसको विवादी इसलिए दुश्मन कहते हैं, राग का दुश्मन। तो विवादी स्वर को राग का दुश्मन कहते हैं। तो आंसर विवादी स्वर हो गया। उसके बाद 36वां क्वेश्चन है कि और राग के कितने लक्षण माने जाते हैं? राग के कितने लक्षण माने जाते हैं? राग के कितने लक्षण माने जाते हैं? राग के देखेंगे तो लक्षण के बारे में बात की जाए तो ऑप्शन यहाँ पर पहले दे देते हैं कि 1 होगा, 10 होगा या 11 होगा या 12 होगा। मतलब 1, 10, 11, 12। तो राग के कितने लक्षण माने जाते हैं? तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं माने जाते हैं तो 9, 10, 11, 12 कितना होगा? तो इसका राग के लक्षण माने जाते हैं 10। तो आंसर क्या हो जाएगा? 10। लेकिन इससे पहले हमने जो देखे थे यहाँ पर क्वेश्चन में कि किसी भी मतलब ये जातीय के बारे में जाने थे, अब हम और नाद के लक्षण के बारे में जाने थे और ये नहीं समझेंगे कि राग के बारे में बात की थी। राग के कितने लक्षण हो सकते हैं? तो इस प्रकार से 10 लक्षण माने जाते हैं। अब 37वां क्वेश्चन है कि ऑर्डव जाति के राग में स्वर की संख्या कितनी होती है? अगर कोई ऑर्डव जाति की राग है, ऑर्डव जाति के राग में कितनी स्वर की संख्या होती है? कितनी स्वर की संख्या होती है? अगर कोई राग ऑर्डव जाति का है तो उसमें स्वर की संख्या
पाँच ही होती है, यानी कि कह सकते हैं 5। यहाँ पर आंसर हो जाएगा 5, 6, 7, 8 ऑप्शन में था और आंसर होता है 5। फिर उसके बाद शार्दव जाति के राग में कितने स्वर लगते हैं? शार्दव जाति के राग में कितने स्वर की संख्या लगती है? स्वर की संख्या कितनी लगती है शार्दव जाति के राग में? तो इसमें स्वर की संख्या लगती है, ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। तो आंसर क्या होगा? 6 राग का ही प्रयोग होता है जो शार्दव जाति की राग होती है। उसके बाद 39वां क्वेश्चन है कि संपूर्ण जाति के राग में कितने स्वर लगते हैं? संपूर्ण जाति के राग में कितने स्वर प्रयोग होती है या प्रयोग की जाती है? जो संपूर्ण जाति के राग होती है प्रयोग की जाती है। तो ऑप्शन 4, 5, 6, 7। तो आंसर क्या होगा? यानी कि 7 आंसर होगा, यानी कि 7 स्वर का उपयोग किया जाता है जो संपूर्ण जाति के राग होती है। उसके बाद यहाँ पर अब लय में आगे 40वां क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में कहा गया कि लय के कितने प्रकार माने जाते हैं? लय के कितने प्रकार माने जाते हैं? लय के कितने प्रकार माने जाते हैं? तो इस प्रकार से देखेंगे, ऑप्शन में दे देते हैं 1, 2, 3, 4। तो लय के 3 प्रकार माने जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? लय के 3 प्रकार माने जाते हैं। अब 41वां क्वेश्चन है, इसमें है कि इनमें से लय के प्रकार के नाम बताइए। मतलब 3 तो लय होता ही है, मतलब तो इनमें से लय के प्रकारों के नाम बताइए। प्रकारों के नाम बताइए, मतलब बहुत सारे लय के यहाँ पर नाम, इनमें से लय के प्रकार के नाम बताइए। तो बताना, जैसे यहाँ पर क में लिख दिया हुआ है कि विलंबित लय होता है कि नहीं। विलंबित लय ख में दे दिया, मध्य लय। उसके बाद यहाँ पर ग में दे दिया द्रुत लय। इसमें से कौन कौन लय होता है ये वाला बताना है। उसके बाद ताल में कितनी मात्राएं, 3 ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो 3 ताल में मात्राएं की संख्या अगर देखेंगे तो ऑप्शन यहाँ पर दे देते हैं 11, 12, 6, 16 कितना होगा? तो 3 ताल में 16 मात्राएं होती हैं। तो आंसर लिख देते हैं, यानी कि 16 मात्राएं। फिर उसके बाद 44वां क्वेश्चन यहाँ पर लिख देते हैं कि 1 ताल और 4 ताल में कितनी मात्राएं होती है? 1 ताल और 4 ताल में कितनी मात्राएं होती है? 1 ताल और 4 ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसका आंसर देखेंगे तो 1 ताल हो या 4 ताल हो, उसमें केवल 12 मात्राएं होती है और 3 ताल में 16 मात्राएं होती है। यही फेमस ताल तो है, 3 ताल में 16 मात्रा, 1 ताल और 4 ताल में 12 मात्रा होती है। धाधिन मतलब धाधिन मतलब धाधिन धाधातिन, ये सब 16 मात्रा। ये तो अभी कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, ये मतलब प्रैक्टिकली हम जब सीखते हैं उसी समय ये हम बजाते हैं और इसका बोल बोलते हैं। तो 1 ताल और 4 ताल में 12 मात्रा होती है। 45वां क्वेश्चन है यहाँ पर कि 12 की संख्या में 2 घटा देने पर, 12 की संख्या में 2 घटा देने पर किस ताल की मात्रा होगी? 12 की संख्या में 2 घटा देने पर किस ताल की मात्रा होगी? यानी कि 10 मात्रा हो जाएगी, तो वह कौन सा ताल होगा? तो आंसर क्या होगा? पहले उत्तर देते हैं 3 ताल, झप ताल, दादरा, कहरवा ताल। तो 3 ताल में तो जानते हैं 16 मात्रा होता है, तो ये तो हो नहीं सकता है। तो
10 ताल में केवल होता है झपताल, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? झपताल। झपताल एक ऐसा ताल है जिसमें 10 मात्रा होती है। तो 45वां क्वेश्चन ये है। उसके बाद 46वां क्वेश्चन है कि ख्याल के साथ किस, मतलब अगर ख्याल कोई गाता है तो वही लिख देते हैं कि ख्याल के साथ किस ताल का प्रयोग होता है। ख्याल के साथ किस ताल का प्रयोग होता है। अगर कोई ख्याल गाता है तो उसके साथ प्रयोग होता है, वह होता है एक ताल का ही अधिकतर प्रयोग होता है। कोई ख्याल गाता है तो एक ताल यहाँ पर लिख देते हैं। ख्याल में एक ताल का प्रयोग होता है। तो यही है 45वां क्वेश्चन। उसका 46वां, अब 47वां क्वेश्चन है कि ध्रुपद गायन के साथ किस ताल का प्रयोग होता है। तो वही लिख देते हैं कि ध्रुपद गायन के साथ किस ताल का प्रयोग होता है। ध्रुपद के साथ देखेंगे तो कौन सा ताल होगा? ऑप्शन 4 ताल, 1 ताल, दादरा ताल, कहारवा ताल। तो आंसर हो जाएगा 4 ताल। जो ध्रुपद गाते हैं इसमें 4 ताल का प्रयोग होता है, 4 ताल का। तो अब उसके बाद यहाँ पर 48वां क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा राग सुबह गाया जाता है। तो सुबह में गाने वाला राग का नाम क्या है। तो राग भैरवी, दाद, मतलब कौन सा राग होगा? भैरव, विहाग, यमन, काफी, या कौन सा राग? अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि इधर क्वेश्चन था, यानी कि 48वां क्वेश्चन, मतलब 48वां क्वेश्चन। अब हम आते हैं 39वां क्वेश्चन में। तो 39वां क्वेश्चन देखेंगे तो इस क्वेश्चन में, यानी कि लास्ट क्वेश्चन था सुबह में गाने वाला राग का नाम क्या है। तो इसमें हम देखते हैं, अब राग के बारे में आ गए तो इसमें इनमें से कौन सा राग ऑर्डर ऑफ जाति का है। तो नीचे, मतलब इनमें कौन सा राग ऑर्डर जाति का है। ऑर्डर जाति का राग हमको बताना है। तो इनमें से कौन सा ऑर्डर जाति का राग है। तो यहाँ पर जैसे ऑप्शन रहेगा, लिख देते हैं कि खमाज राग ऑर्डर जाति का होगा, या बिलावल, या भूपाली, या घ में होगा काफी। तो ऑर्डर जाति का राग, यानी कि केवल 5 ही स्वर का प्रयोग होता है, वह राग होता है भूपाली। राग में केवल 5 ही स्वर का प्रयोग होता है। उसके बाद 50वां क्वेश्चन है कि इनमें से किस राग में ग नी दोनों को स्वर कोमल लगते हैं। यानी कि इनमें से कौन सा राग में, या कौन से राग में ग नी कोमल स्वर, गनी कोमल लगते हैं। ग और नी स्वर है जो वह कोमल लगते हैं। तो इनमें से जैसे यहाँ पर ऑप्शन रहेगा भैरव, यानी कि दोनों स्वर, यानी कि भैरव में गनी लगते हैं, या ख में हो गया बिलावल, या ग में हो गया विहाग, या घ में हो गया काफी। तो इसमें से कौन से राग में ये ग और नी को स्वर कोमल लगते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा
काफी राग और ठाट दोनों है, तो इसी में से ग और नी को दोनों कोमल स्वर लगते हैं। उसके बाद 91 मतलब 51 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में है कि राग यमन के वादी संवादी स्वर बताइए। राग यमन के वादी संवादी स्वर बताइए। तो इसमें से वादी और संवादी स्वर के नाम बताना है। तो राग यमन के वादी स्वर और संवादी स्वर तो ये बताना है। तो वादी स्वर यानी कि देखेंगे तो आंसर यहाँ पर राग यमन का वादी स्वर ग होता है और संवादी स्वर नी होता है। तो इस प्रकार से आंसर क्या हो गया, ग वादी स्वर और ये संवादी स्वर हो गया। तो वादी संवादी जान के उसके बाद राग बिहाग का गायन समय क्या है। तो राग बिहाग के साथ पहले ही सुबह में या तो सुबह में गाने वाला देख चुके, फिर भी यहाँ पर लिख देते हैं कि राग बिहाग का गायन समय क्या है। राग बिहाग का गायन समय क्या है। राग बिहाग का गायन समय सांझ को, सुबह को, दोपहर को या रात को। तो कब गाया जाता है, तो यानी कि राग बिहाग का गायन समय यानी कि रात्रि प्रहर है। रात्रि राग बिहाग का गायन समय और पीछे था यानी कि सुबह में गाने वाला राग का नाम यहाँ पर जो था बिहाग राग। तो इसमें देखेंगे तो सुबह में गाने वाला राग ये बल्कि बिहाग राग नहीं था, ये भैरव राग था। तो इसके लिए सॉरी, भैरव राग था, भैरव राग। अब राग मतलब ये तो हम जान लिए राग बिहाग का गायन समय क्या है। तो इसका रात्रि का प्रथम प्रहर। अब उसके बाद है कि राग भैरवी में कौन कौन स्वर कोमल लगते हैं। तो राग भैरवी में कोमल स्वर कौन कौन लगते हैं, तो देखेंगे तो इसमें ऑप्शन 4 कोमल स्वर जो है राग भैरवी में वह चारों कोमल स्वर लगते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, रे ग ध और नी, ये चारों कोमल स्वर लगते हैं, हो गया। अब उसके बाद है राग भैरव में कौन कौन स्वर कोमल लगते हैं। तो इसमें देखेंगे तो राग भैरव में केवल रे और ध स्वर कोमल लगते हैं, बाद बाकी सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। अब उसके बाद है राग असावरी की उत्पत्ति किस ठाट से मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यही राग असावरी की उत्पत्ति, क्योंकि राग असावरी एक ठाट भी है तो राग भी है, तो मतलब असावरी से ही असावरी राग का उत्पत्ति माना जाता है। उसके बाद भातखंडे जी ने ठाटों की संख्या कितनी मानी है। तो भातखंडे जी ने ठाटों की संख्या 10 मानी है। आवाज का क्वालिटी कुछ ठीक रहेगा। तो यहाँ पर जान लिया था 56। अब 57 क्वेश्चन है कि जिन रागों के नाम ठाटों को दिए गए हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। तो ये तो सिंपल है, ऑप्शन में जैसे यहाँ पर दे देते हैं। तो इसका ऑप्शन दे देते हैं प्रातः राग, सायं राग, रात्रि राग या आश्रय राग। जिन रागों के नाम ठाटों को दिए गए हैं उन्हें कौन सा राग कहते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं आश्रय राग, आश्रय राग। 58वां क्वेश्चन है, इसमें हम देखेंगे तो यानी कि जिन रागों के नाम ठाटों के दिए गए उन्हें क्या कहते, तो उन्हें आश्रय राग कहते हैं। जैसे बहुत राग, जैसे पूर्वी ठाट हो गया, अगर वही पूर्वी राग है तो हम उसको कहेंगे आश्रय राग, पूर्वी राग है तो उसको हम आश्रय राग कहेंगे। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद अब 58वां क्वेश्चन हो गया कि आश्रय राग कितने माने गए हैं। तो यहाँ आश्रय राग होगा, तो यहाँ राग ये मतलब बिहाग राग नहीं होगा बल्कि कितने, तो इसे सही कर लेंगे आप, माने गए हैं। तो मतलब ठाट जितने हैं उतने ही आश्रय राग माने गए हैं। तो इसका आंसर
क्या हो जाएगा ऑप्शन में देंगे तो, यानी कि 5, 6, 8, 10 कितना होगा आश्रय मतलब आश्रय राग। तो उत्तर यहाँ पर लिख देते हैं आश्रय राग 10 माने गए हैं, क्योंकि 10 थाट है इसीलिए आश्रय राग। उसके बाद है क्वेश्चन 59 वाला क्वेश्चन। इसमें है कि इनमें से किस राग में ठुमरी गाई जाती है। इनमें से किस राग में ठुमरी गाई जाती है। तो ठुमरी किस राग में गाई जाती है। तो अधिकतर ठुमरी देखेंगे तो जैसे बिहाग तो सुबह का राग है, तो हम ठुमरी नहीं है, डायरेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन आप और से कर सकते हैं। इसमें इनमें से किस राग में ठुमरी गाई जाती है। तो ऑप्शन है बिहाग, भूपाली, बिलावल, काफी। तो देखेंगे ये सभी ठुमरी के लायक केवल भूपाली इसमें से है जिसमें ठुमरी गाने पर सुंदर लगेगा। तो भूपाली राग आंसर हो जाएगा। उसके बाद 60 क्वेश्चन है, 60वां क्वेश्चन। इसमें है कि इनमें मतलब ये प ग फिर रे ग, उसके बाद मतलब रे ग रे सा, उसके बाद ध सा से किस राग का बोध होता है। किस, ये ध मंद्र सप्तक वाला है, से किस राग का बोध होता है। तो ये वाला देखेंगे तो ऑप्शन में जैसे यहाँ पर दे देते हैं, तो ऑप्शन में है बिहाग राग, भूपाली राग, बिलावल राग, काफी राग। तो ये सभी देखेंगे बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो ये सभी शुद्ध वाला है। तो क्या आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे तो आंसर भूपाली हो जाएगा, क्योंकि भूपाली में म रहता है वर्जित स्वर। तो आंसर क्या हो जाएगा भूपाली स्वर मतलब भूपाली राग। उसके बाद 61वां क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन है कि इनमें से किन किन रागों में कोमल नी प्रयोग किया जाता है। इनमें से किन किन रागों में नी कोमल प्रयोग किया जाता है। तो कोमल कौन कौन से राग में लगते हैं। तो आंसर पहले ऑप्शन ही लिख देते हैं। तो इसमें बताना है कौन कौन में लगते हैं। जैसे ऑप्शन है काफी राग, ख में दे देते हैं असावरी राग, उसके बाद ग में ऑप्शन दे देते हैं बागेश्वरी राग, और घा में दे देते हैं भैरवी राग। तो बताना है कि कौन कौन से राग में कोमल नी लगते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा। तो आंसर यानी कि ये चारों में लगते हैं। तो ये चारों आंसर सही है जिसमें कोमल नी का प्रयोग किया जाता है। अब उसके बाद हम आगे 62वां क्वेश्चन है कि इनमें किन रागों के अवरोह में कोमल नी लगता है। इनमें किन रागों के अवरोह में कोमल नी लगते हैं। अवरोह में कौन से ऐसे राग है जिसमें कोमल नी लगते हैं। तो इसमें भी हम ऑप्शन दे देते हैं। तो खमाज राग हो गया, उसके बाद ख में देखेंगे तो बिहाग राग, ग में देखेंगे तो बिरिन, यहाँ पर बिहाग नहीं होगा बल्कि
एक दे देते हैं इसके बदला ये देश राग, देश राग। फिर उसके बाद दे देते हैं काफी राग। घ में है वृंदावनी सारंग, वृंदावनी सारंग। तो इनमें कौन कौन से है जिसमें ये स्वर लगते हैं? सारंग। अवरोह में कोमल नी का प्रयोग किया जाता है, तो इसका भी आंसर चारों होगा जिसमें ये सभी कोमल नी प्रयोग किया जाता है। उसका 63वां क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पर है कि एक फिर स्वर समूह और पता करना है कि ये इस कौन से राग का है। जैसे प म तीव्र है, ग म ग, फिर रे सा से। किस राग का बोध होता है? किस राग का बोध होता है? तो ये जो है तो ये पता चल रहा है म तीव्र है, तो म तीव्र जैसे ऑप्शन हम दे देंगे तो चाहे पूरा ऑप्शन ही लिख देते तो पता चलेगा। जैसे यहाँ पर दे देते हैं यमन राग, यमन जानते ये सभी शुद्ध लगते हैं, तो ये तो हो नहीं सकता है। ख में है बिहाग, पता करना कौन होगा वो। ग में ऑप्शन दे देते हैं काफी। उसके बाद यहाँ पर दे देते हैं घ में एक असावरी राग, तो पता करना कौन से में लगते हैं। तो असावरी मतलब यहाँ पर ये देखेंगे म तीव्र लगता है बिहाग राग में, तो आंसर क्या हो जाएगा? बिहाग राग। उसके बाद क्वेश्चन है 64 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में फिर वही स्वर समूह है, तो पता करना है नी धा, यानी कि ये नी है कोमल नी धा, म प ध ग भी यहाँ पर कोमल है। फिर ये अ म ग कोमल, रे सा से। किस राग का बोध होता है? किस राग का बोध है? तो पता करना है ये किस राग का बोध है। तो यानी कि यहाँ पर देखेंगे तो चाहे इसका भी ऑप्शन लिख ही देते हैं। क में खमाज, या ख में लिख देते हैं बागेश्वरी। उसके बाद ग में लिख देते हैं काफी, घ में लिख देते हैं देश। तो ये देखेंगे तो कौन से होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बागेश्वरी राग में इस प्रकार के स्वर समूह हमें देखने को मिलते हैं। अब 65वां क्वेश्चन है कि कौन दो स्वर किसी भी राग में एक साथ वर्जित नहीं होते हैं? कौन दो स्वर किसी भी राग में वर्जित नहीं होते, किसी भी राग में वर्जित नहीं होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा एक साथ वर्जित नहीं होता है म और प। ये कभी भी कोई भी राग में ये वर्जित एक साथ नहीं होते। अब ये पेज खत्म हो गया, अब नेक्स्ट पेज हम लेते हैं और इसमें से क्वेश्चन हम अब बनाएंगे। तो अभी जो हमने 65 तक क्वेश्चन जाना है वो इसी बुक का क्वेश्चन सभी था। राग परिचय यह हरिश्चंद्र श्रीवास्तव द्वारा लिखा गया था और ये भागवान के बारे में जाने, जिसमें जो लोग इलाहाबाद जो संगीत वहाँ पर जो विद्यालय संगीत विद्यालय उससे जो लोग डिप्लोमा कर रहे हैं, तो इस बुक में 65 ऑब्जेक्टिव था वो सभी हम सॉल्व किए। और नेक्स्ट लेक्चर में मतलब नेक्स्ट हम जानेंगे तो इसमें देखेंगे राग परिचय भाग 2 में जितने सारे होंगे वो सभी जानेंगे। तो इसमें इस प्रकार से हमने ये बहुत ही ईजी चीज बुक लेकर आप आराम से पढ़ सकते हैं। अब हम ऑब्जेक्टिव अगला लेक्चर में देखेंगे, अगला
भाग बुक का। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।